आज के लेक्चर में सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एसएचएम का लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूँ। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, और फिज़िक्स में तो बेटा न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, इसलिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं ना। तो आज हम न्यूमेरिकल्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है, आई होप सभी बच्चों ने, मैं ये न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ तो इससे पहले जो 4 लेक्चर हैं वो देखे होंगे, तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, है ना। इसलिए वो लेक्चर अच्छे से देख लें जो पहले कराए गए हैं, और फिर ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, ठीक है। तो हम 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 1 हमने लिया है, उसमें लिखा है ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन हार्ट इज़ फाउंड टू बीट 75 टाइम्स इन अ मिनट, यानी 1 मिनट में 75 टाइम्स बीट करता है एवरेज ह्यूमन हार्ट, है ना। तो आपको ये बताना है कैलकुलेट इट्स बीट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। पीरियड का मतलब आपको हमेशा याद रखना, जब भी पीरियड शब्द आएगा तो आपको समझना है टाइम पीरियड पूछा है आपने, कैपिटल टी पूछा गया है आपसे, है ना। तो आपको फ्रीक्वेंसी एफ निकालना है और टाइम पीरियड निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी निकालना तो बहुत आसान है, फ्रीक्वेंसी तो दिया ही है कि 1 मिनट में 75 टाइम्स बीट करता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी की आपको अगर डेफिनेशन है तो 1 सेकंड में निकालते हैं हम कि 1 सेकंड में कितने साइकिल्स हुए हैं या कितने बीट्स हो रहा है। तो यहाँ पे 1 मिनट पे दिया है ना, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जब आप निकालेंगे तो आप याद रखेंगे ये 75 बीट्स पर मिनट है, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में, है ना। तो आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन, है ना। आपको पता है कि 75 बीट्स पर सेकंड, अगर सेकंड करना है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो डिवाइड बाई आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, 60, है ना। अब ये डिवाइड बाई जब आप 60 करोगे तो 75 बाई 60 को सॉल्व करोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी 1.25। जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैंसिल कर दोगे, तो ये आता है 1.25, है ना। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप, है ना। अब ये 1.25 बीट्स पर सेकंड है, लेकिन हमको पता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट हम किस में लिखते हैं बच्चों, हर्ट्स में, इसलिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमने हर्ट्स में लिख दी। तो हमारा जो पहला सवाल था कैलकुलेट बीट फ्रीक्वेंसी, बहुत ही आसान सवाल है, आप देख रहे हो, है ना। तो ये सभी बच्चों से बनना ही चाहिए, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 1.25 हर्ट्स। अब आपको याद होगा रिलेशन की फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज 1 बाई टाइम पीरियड। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टाइम पीरियड जो होगा हमारा, इट इज़ 1 बाई फ्रीक्वेंसी, और 1 बाई फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 1.25। अब 1 डिवाइड बाई 1.25 अगर आप सॉल्व करोगे आप, तो आपको आंसर मिलेगा 0.8 सेकेंड्स। तो मतलब ये हमारा आंसर है। तो 0.8 सेकेंड्स इज़ द टाइम पीरियड एंड 1.25 इज़ द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, है ना। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल सवाल था, आप सभी को आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, गिव पीरियड ऑफ ईच पीरियोडिक मोशन। आपको ये बोल रहा है कि जैसे 1 2 3 4 आपको 4 फंक्शन दिए हैं, है ना, टाइम के। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा जो फंक्शन है वो पीरियोडिक मोशन है और कौन सा जो फंक्शन है वो नॉन पीरियोडिक मोशन है, और जो भी फंक्शन पीरियोडिक मोशन है तो उसका फिर टाइम पीरियड क्या होगा, ये आपको सवाल में बताना है। तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्यूशन फर्स्ट। अच्छा, पहले वाले सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक रिवाइज कराना चाहता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हैं, है ना। तो बेसिक ये आप लिख लेंगे, ये क्योंकि फिजिक्स में बहुत बार यूज़ होता है, मैं यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ, आई होप आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी सुन लें आप। जैसे कोई भी फंक्शन है x इज इक्वल्स टू, कभी भी ऐसा है साइन और कॉस वाला, मतलब मैं आपसे बोलूँ कि इस तरीके से है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आपको आना चाहिए। तो इसको आप सिंगल
फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सिंगल फंक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप ध्यान से देखो। तो इसको याद रखना, जो इसका कोफिशिएंट होता है साइन थीटा का और कॉस थीटा का, उन दोनों का रूट का स्क्वायर, मतलब उन दोनों के स्क्वायर के सम का रूट ले लेते हैं। मतलब आप ऐसा करो कि इस पूरे इक्वेशन में भाई इसका a है तो a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, और यहाँ इसका कोफिशिएंट b है तो b स्क्वायर, तो इन दोनों को सम करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इनका रूट ले लिया करें। अब किसी भी इक्वेशन में अगर इस चीज़ का मल्टीप्लाई किया है आपने, ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, अगर इस चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब किसी भी इक्वेशन में आप जिस चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी चीज़ से आप डिवाइड कर दो तो इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको पता होगा। तो हमने अगर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो इसी से डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो इसके नीचे लिख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और b कॉस थीटा अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम मान लीजिए कि एक ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पर ऐसे, जिसका एंगल थीटा है। अब इसको कॉस थीटा बनाना है, ये एंगल थीटा की जगह कोई दूसरा एंगल है, मान लीजिए फाई। तो अगर हमें कॉस के टर्म में बनाना है तो a अपॉन ए, इसको कॉस बनाना है तो a बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो बेस आपका a हो गया, परपेंडिकुलर आपका b हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ये कोई एंगल फाई है तो a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस को क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू रूट ओवर को अपन r मान लेते हैं ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर r एक कांस्टेंट है जो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को माना गया। अब ध्यान से देखो, तो r जो है आपका, यहाँ पे वो r लिख दिया गया। अब यहाँ पे देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस को क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस फाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस यहाँ पे देखो b अपॉन हाइपोटेनस मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको साइन फाई लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन फाई, है ना। अब आपको टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होगी, एक साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, मतलब साइन थीटा प्लस फाई, साइन थीटा प्लस फाई, है ना। तो ऐसा लिखा जा सकता है, ये आपको बता रहा हूँ मैं, है ना। और फाई की वैल्यू क्या है, अब आपको याद रखना है कि कहीं पर भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिले तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, और याद रखेंगे वेयर r की वैल्यू जो होगी वो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी, और अगर आपको फाई निकालना है तो आप यहाँ से टेन फाई लेंगे, तो टेन फाई क्या हो जाएगा बच्चों, b बाई ए, है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि कहीं भी ऐसा आपको एक्सप्रेशन दिखे तो आप उस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली ऐसा लिख दें, है ना। और ऐसा लिखने के बाद आप इसको क्या कर लें बच्चों, सॉल्व कर लें, है ना। मतलब b प्लस ये r की वैल्यू इस तरीके से देंगे, फाई की वैल्यू इस तरीके से देंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये मेरा बताना फ़र्ज था, है ना। तो ये मेरे को लगता है आपको बात समझ में आई होगी। अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो फर्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है ना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखो, जो हमारा पहला सॉल्यूशन है उसको ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू बी, साइन का कोविशेंट कॉस का कोविशेंट दोनों बराबर हैं, और किसके बराबर हैं बेटा, 1 के। तो आपको ये पता है कि इस पूरी इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, r साइन थीटा की जगह यहाँ पे क्या है बच्चों, ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पे आप वैल्यू भी निकाल सकते हो भाई, यहाँ पे क्या होगा वैल्यू, r की वैल्यू क्या होगी, r क्या है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट a और b दोनों की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 1, तो ये हो जाएगा रूट 2, है ना। r की वैल्यू रूट 2 हो गई। और फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, तो टेन फाई क्या होता है बेटा, b अपॉन ए, तो b भी 1 है, a भी 1 है, तो टेन फाई 1, तो ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा 1 कब होता है, जब फाई
45 डिग्री होगा। 45 डिग्री मतलब π/4, यानी कि आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, कितना बच्चों, x इज इक्वल्स टू r की वैल्यू लिख सकते हैं √2 और साइन ओमेगा t प्लस फाई की जगह लिख सकते हैं π/4, यानी कि इस पूरे इक्वेशन को आपने ऐसे ले आया है ना। अब अपन को ये बताना है कि ये फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है कि नहीं। तो पीरियोडिक कैसे प्रूफ करेंगे। अब आपको अगर याद है तो पहला लेक्चर जब हमने पीरियोडिक मोशंस की बात की थी तो मैंने वहाँ पे एक मैथमेटिकल फार्मूला ही बताया था पीरियोडिक मोशन का। कैसे मैथमेटिकल फार्मूला, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि कोई भी फंक्शन ft अपने आप को वो रिपीट करता है अगर हम उसमें टाइम पीरियड ऐड करते हैं। मतलब जो भी टाइम पीरियड है अगर आप उसको ऐड करोगे तो वो क्या देगा, उसकी वैल्यू रिपीट होगी, इट रिपीट सेल्फ, ये टाइम पीरियड। अब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बच्चों। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2π/t है ना, 2π/t। और टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हो, 2π/ω, ये अपन सीख चुके हैं, है ना। तो किसी भी टाइम, किसी भी फंक्शन t में t प्लस कैपिटल T कर दो, टाइम पीरियड ऐड कर दो, तो उसकी वैल्यू अगर सेम आए तो आप समझ जाना कि वो सही है ना। अब फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, ये है √2 साइन ओमेगा t प्लस π/4। तो हम क्या करेंगे कि हमें तो ये निकालना है, अगर ये दोनों बराबर है तो पीरियोडिक फंक्शन है। तो हम करेंगे ft प्लस t, टाइम पीरियड ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ft कितना था, x के बराबर है ना, तो ये वैल्यू, तो इसमें टाइम पीरियड ऐड करो तो करते हैं अपन √2 साइन ओमेगा, अच्छा t की जगह क्या रखना है, t प्लस t, तो इस ओमेगा t की जगह रख लेंगे अपन t प्लस कैपिटल T और प्लस π/4 है ना। अब इसको और आगे चल के सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से इक्वल टू लिख लेते हैं √2 है ना बच्चों। आगे सॉल्व करो तो क्या मिलेगा बच्चों, देखो साइन ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा t प्लस ओमेगा का t से मल्टीप्लाई ओमेगा, और t की वैल्यू लिख सकते हो आप 2π/ω। तो ये ओमेगा और ओमेगा कैंसल, प्लस π/4 है ना। अब आप ध्यान से देखो तो आपको शायद पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि अगर हम साइन थीटा है तो अगर साइन थीटा में +2π करें, +2π, तो साइन थीटा के बराबर ही होता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे भी वैसे ही दिखेगा आपको, यहाँ पे आप देखो ft प्लस t में आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो तो √2 साइन, भाई ये जो 2π है इसको अलग कर लो तो ये हो जाएगा ओमेगा t प्लस π/4 प्लस 2π। अब कितने ही एंगल के साथ 2π ऐड हो रहा हो तो वो वैल्यू वही आ जाता है, थीटा से +2। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है बच्चों, ओमेगा t प्लस π/4, यानी कि इसकी वैल्यू वही आ जा रही है √2 साइन ओमेगा t प्लस π/4। अब आप ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल ft के बराबर है, मतलब x के बराबर है। तो ft प्लस t मतलब टाइम पीरियड ऐड करने पे सेम वैल्यू आ रही है। सेम वैल्यू आने का मतलब ये है कि ये पीरियोडिक मोशन है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन, है ना। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि ये पीरियोडिक मोशन है। क्यों पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि ये इस मैथमेटिकल फंक्शंस को क्या कर रहा है भाई, ऑब्वियस सी बात है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। और पीरियड क्या है, तो पीरियड वही है टाइम पीरियड, इसका क्या है टाइम पीरियड 2π/ω, क्योंकि इसी पीरियड में तो ये फंक्शन रिपीट कर रहा है ना, तो दिस इज टाइम पीरियड। तो मेरे ख्याल से पहला सवाल आपको समझ में आया होगा, है ना। तो पहला सवाल अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीन पॉज कर लें और इसके नोट्स बना लें, फिर हम इसके सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। तो आई होप बच्चों आपने नोट्स बना लिए होंगे, है ना। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखें सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, ये आपने शायद नोट कर लिया होगा और मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। अब सॉल्यूशन है सेकंड पार्ट का, है ना। तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन के लिए सेकंड पार्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं। x मान लेते हैं कितना, साइन ओमेगा t प्लस कॉस 2 ओमेगा t प्लस साइन 4 ओमेगा t
है ना। इसको प्रूफ करना है कि ये पीरियोडिक मोशन है कि नहीं है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसको प्रूफ करने के लिए एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जब भी ऐसे 3 या 4 या 5 फंक्शन दिए हो तो उसको कैसे प्रूफ करना है उसको समझिए आप तो एक एक फंक्शन को चेक करो कि वो पीरियोडिक है कि नहीं है ना। तो जैसे हम पहले साइन ओमेगा टी को चेक करते हैं, है ना, साइन ओमेगा टी पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है। तो आपको पता है कि साइन ओमेगा टी इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन, है ना, आपको ये पता है साइन ओमेगा टी ये तो पीरियोडिक फंक्शन ही है भाई, साइन का फंक्शन है, साइन पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये सभी को पता होता है ना। तो साइन ओमेगा टी इज़ अ, लिख सकते हैं हम पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड। इसका टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों बताओ? विथ टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा, है ना। तो मान लो इस पीरियोडिक फंक्शन का टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा है, क्योंकि इसका ओमेगा था, तो ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई, तो टी को लिख सकते हैं 2 पाई ओमेगा। अब ध्यान से देखें तो ये दूसरा वाला, अब यहाँ पे देखो cos 2 ओमेगा टी, इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा नहीं है, 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा है, तो cos 2 ओमेगा टी भी क्या होगा बच्चों? एक पीरियोडिक फंक्शन है, इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड। कितना पीरियड है? तो हम लिख सकते हैं टी, मतलब इसका पीरियड अपन टी डैश लिख लो, तो टी डैश मतलब 2 पाई ओमेगा, लेकिन इसका ओमेगा है कि 2 ओमेगा है? 2 ओमेगा है ना, तो 2 ओमेगा लिखेंगे इसके लिए। इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2 ओमेगा है, ओमेगा नहीं है बच्चों, है ना। तो 2 और 2 कैंसल, पाई ओमेगा। अब यहाँ से देखो तो टी के टर्म्स में कितना है, ये इसका कितना है 2 पाई ओमेगा, तो इस पूरे को टी लिख सकते हो, तो ये इसके टर्म में t/2 है। मतलब जितना साइन ओमेगा टी का टाइम पीरियड है उसका आधा टाइम पीरियड किसका है? cos 2 ओमेगा टी वाले टर्म का, है ना। अब साइन 4 ओमेगा टी वाले को चेक करें तो साइन 4 ओमेगा टी भी पीरियोडिक फंक्शन है, इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। साइन और कॉस वाले फंक्शन तो पीरियोडिक होते हैं बच्चों विथ पीरियड। इसका कितना पीरियड होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं टी डबल डैश। तो आप ध्यान से देखो 2 पाई ओमेगा, लेकिन इसका ओमेगा कौन सा ओमेगा है? 4 ओमेगा है ना, यहाँ पे ओमेगा की जगह 4 ओमेगा है, तो याद रखेंगे इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी 4 ओमेगा। अब 2 पाई ओमेगा तो हमने टाइम पीरियड टी माना था, तो ये हो गया t/4। मतलब जितने टाइम में साइन ओमेगा टी वाला फंक्शन रिपीट करता है उसके आधे टाइम में कौन रिपीट करता है? cos 2 ओमेगा टी, और उसके आधे टाइम में कौन रिपीट करता है? 4 ओमेगा टी। तो ये पूरा फंक्शन, अगर किसी भी फंक्शन में हर टर्म पीरियोडिक है तो पूरा फंक्शन भी हम बोल सकते हैं कैसा होता है बच्चों? पीरियोडिक फंक्शन, है ना। पूरा फंक्शन भी कैसा होता है? पीरियोडिक फंक्शन। और यहाँ पे याद रखेंगे ये जो पीरियोडिक फंक्शन है इसका टाइम पीरियड क्या होगा भाई? इसमें सबसे ज़्यादा टाइम के बाद कौन रिपीट करेगा? साइन ओमेगा टी। तो पूरे फंक्शन को भी रिपीट करने के लिए कितना चाहिए? साइन ओमेगा टी का जो टाइम पीरियड है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि एंटायर फंक्शन x repeats after period t equals to 2 पाई ओमेगा, hence given function is a पीरियोडिक फंक्शन। इसलिए जो फंक्शन आपको दिया गया है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है ना। तो ये सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आया होगा सेकंड एग्जाम्पल के, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो कभी भी बहुत सारे अगर टर्म दिए हैं तो हर टर्म को चेक कर लो आप लोग कि वो पीरियोडिक है कि नहीं है, और अगर वो पीरियोडिक है तो इसका मतलब कि वो पूरा फंक्शन ही पीरियोडिक है, और जो मैक्सिमम टाइम होगा जिस पे वो रिपीट करता है कोई फंक्शन, वो उस एंटायर फंक्शन का टाइम पीरियड होगा 2 पाई ओमेगा, है ना। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। फिर से मैं वो स्लाइड लाता हूँ आपके सामने न्यूमेरिकल्स वाली, है ना। इसमें देखो अब थर्ड पार्ट करना है अपन को, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट वाला जो फंक्शन है वो e की पावर माइनस ओमेगा टी है ना, e की पावर माइनस ओमेगा टी। तो इसको करते हैं अपन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन थर्ड पार्ट जो है आपका कोई दूसरा फंक्शन मान लो y, कुछ ही मान सकते हैं, x y z जो मानना हो आपको, है ना।
तो ई की पावर माइनस ओमेगा टी, ई की पावर माइनस ओमेगा टी, ये एक फंक्शन है। तो आपको बताना है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, तो अगर आप t इक्वल्स टू 0 रखो बच्चों, जब आप t इक्वल्स टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू जो है वो 1 आएगी, क्योंकि e की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। और आप ध्यान से देखो तो t इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखो तो y की वैल्यू आएगी 0। क्यों, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी है ना, तो नीचे जाएगा तो e की पावर 1/इन्फिनिटी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0। और t की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो y की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, तो अगर आप ग्राफ बनाओगे ये y वर्सेस t का, तो माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी, 0 पे t की वैल्यू जब 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और t को इन्फिनिटी रखेंगे अगर अपन तो y की वैल्यू 0 को अप्रोच होगी। मतलब आप ध्यान से देखो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, इसको एक्सपोनेंशियल कर्व बोलते हैं बच्चों, है ना। अब ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, आप ध्यान से देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ने इसने कभी भी अपनी वैल्यू रिपीट नहीं की, ये हमेशा डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है ना, ये कभी भी अपनी वैल्यू रिपीट नहीं करता, ये हमेशा डिक्रीज कर रहा है, इसकी वैल्यू हमेशा घट रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ नॉन पीरियोडिक मोशन। तो हम लिख लेते हैं इट इज़ अ नॉन पीरियोडिक मोशन because the value of e की पावर माइनस ओमेगा टी डिक्रीजेस, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा डिक्रीज करेगी, इसलिए ये नॉन पीरियोडिक मोशन। अब हम चौथे पार्ट की बात करते हैं, ध्यान से देखें आप। तो इसमें आपको फोर्थ पार्ट में पूछा था कितना भाई, लॉग ओमेगा टी, तो आपको बताना है लॉग ओमेगा टी एक पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, तो इसी स्लाइड में हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे अब मान लेते हैं y, कुछ भी मान लो x या y, e की लॉग ओमेगा टी, है ना। अब ये पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, क्लियरली हम देख सकते हैं कि जब t की वैल्यू आप इन्फिनिटी रखोगे तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब log ओमेगा t की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। और t जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, इफ़ t इंक्रीजेज तो y भी इंक्रीजेज, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू हमेशा इंक्रीज ही करेगी, कभी भी डिक्रीज नहीं करेगी, इंक्रीज करेगी हमेशा, तो कभी भी वो किसी वैल्यू पे वापस नहीं आएगी, मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ नॉन पीरियोडिक मोशन, है ना। फिर से हम लिख लेते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ log ओमेगा टी ऑलवेज इंक्रीजेस, है ना, उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी, कभी भी अब रिपीट नहीं करेगी वैल्यू, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट अ पीरियोडिक मोशन, है ना बच्चों। तो नॉन पीरियोडिक मोशन है, ठीक। तो ये आपको चेक करना समझ में आया होगा कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई फंक्शन पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक, है ना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बातों पे और चर्चा कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे आपको मैंने कई बार बोला हुआ है कि भाई आपका कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, वो मीन पोजीशन से मान लो राइट की तरफ जा रहा है, प्लस ए तक जाता है, फिर वहाँ से वापस आता है, फिर वहाँ से माइनस ए एम्पलीट्यूड तरफ जाता है, और फिर वहाँ से वापस मीन पोजीशन, तो कंप्लीट वन सर्कल होता है। और मैंने कहा था कि t इक्वल्स टू 0 पे मान लो वो कहाँ से निकल रहा है, मीन पोजीशन से, और मीन पोजीशन से किस तरफ चला था वो, राइट हैंड साइड पे प्लस ए की तरफ, है ना। तो इसकी जो इक्वेशन होती है, तो मैंने आपको बोला था कि इसकी एसएचएम की इक्वेशन सबसे सिंपल वाली
क्योंकि इसके लिए तो याद करो फाई 0 था, फाई नॉट, है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या है, ए साइन ओमेगा टी। इसका एग्जाम्पल ही पढ़ते आ रहे हैं हम शुरू से, है ना। तो ये बात तो आपको शायद समझ में आती होगी, ठीक। उसके बाद फिर मैं आपको सेकंड केस दे रहा हूँ। मान लो कि हमारा कोई पार्टिकल ऐसे एसएचएम कर रहा है, जैसे ये मीन पोजीशन है और हमने उसको रिलीज किया प्लस ए से। तो अगर प्लस ए से रिलीज किया तो आपको पता है कि ये कहाँ भागेगा, मीन पोजीशन की तरफ। फिर मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो मैक्सिमम है इसके पास, तो माइनस ए तक जाएगा। फिर माइनस ए से प्लस ए की मीन पोजीशन की तरफ आएगा और फिर वो प्लस ए की तरफ आएगा। अब ये इसका वन फुल साइकिल कंप्लीट हुआ। तो आप ध्यान से देखो कि अभी जो आपका पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से राइट की तरफ चला है कि t इक्वल्स टू 0 पे किस तरफ चला है, वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ गया, है ना। अब आप एक बात बताओ, क्या इस एसएचएम की इक्वेशन ये होगी? इस एसएचएम की ये इक्वेशन थोड़ी ना है भाई। इस एसएचएम की तो इक्वेशन दूसरी होगी, क्योंकि यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू 0 है कि प्लस ए है, प्लस ए है। तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये एसएचएम है ना, इसकी वैल्यू ऐसी होगी, आप ध्यान से देखें तो a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा होगा। इसका इनिशियल फेस पाई बाई 2 होगा। क्यों भाई पाई बाई 2? तो आप ध्यान से देखो तो t इक्वल्स टू 0 पे प्लस ए पे है। अब इसमें रखो t की वैल्यू 0। तो अगर आप t की वैल्यू 0 रखते हैं तो आप इस इक्वेशन में देखें ये 0 हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 2 साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, तो a आ जाएगा। तो x की वैल्यू a आ रही है ना। तो ये मतलब प्रूफ हो रहा है कि ये अपनी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो आप देख रहे हो कि अलग अलग इक्वेशन है, उसके लिए फाई अलग अलग होता है। जैसे इसके लिए इनिशियल फेज 0 है क्योंकि मीन पोजीशन से छोड़ा था, इसके लिए इनिशियल फेज। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, है ना। तो ये जैसे आपका मीन पोजीशन है, अब मीन पोजीशन से ही पार्टिकल है, लेकिन पार्टिकल अब राइट की तरफ ना जाके पहले वो लेफ़्ट की तरफ गया है। t इक्वल्स टू 0 पे वो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, तो वो पहले माइनस ए पे गया, फिर वो मीन पोजीशन पे आया, फिर वो प्लस ए पे गया और फिर वो मीन पोजीशन पे। अब एक चक्कर कंप्लीट हुआ। तो आपको बताना है इसके लिए क्या इक्वेशन होगी एसएचएम की। इसके लिए ना तो ये इक्वेशन काम करेगी ना ये इक्वेशन काम करेगी, इसके लिए तो कोई अलग इक्वेशन चाहिए ना भाई। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया t इक्वल्स टू 0 टाइम, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जो टाइम लगता है पहुँचने में, याद करो हमने पहले सॉल्व किया है t/4 टाइम पीरियड का 1/4 पार्ट, है ना। फिर t/2 पे वापस आता है, अगर आपको याद हो। तो एक्सट्रीम से मीन पोजीशन में जाने में जितना समय लगता है उसको t/4 समय बोलो। हमेशा t/4 समय लगता है। किस किस के बीच का टाइम? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का टाइम, है ना। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो t/4 समय पे वो माइनस ए पे है। पहले t/4 पे कहाँ था जब ये इक्वेशन लिख रहे थे? प्लस ए पे। तो ये इक्वेशन क्या इस एसएचएम को रिप्रेजेंट करती है? ये इक्वेशन इस एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करती भाई। तो इसके लिए अलग इक्वेशन होनी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो अभी आपको बाद में न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, लेकिन आप अभी समझें कि मेरे को तो याद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बाद में सिखा भी दूंगा कि कैसे करते हैं ना। तो अभी तो आप इतना देखें, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, एक ये दूसरी टाइप की दूसरी इक्वेशन होगी जिसका फिर से फेज बदल गया, इनिशियल फेज। अब फाई नॉट कितनी है बेटा? फाई नॉट का वैल्यू कितना है? पाई। अब 0 क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये राइट की तरफ नहीं गया, अब ये किधर गया है बच्चों? लेफ्ट की तरफ, इसलिए ऐसा लिखा गया है। तो आप ध्यान से देखें तो अगर आप देखें तो एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे क्या हुआ भाई? t की वैल्यू 0 दे लो तो साइन पाई, साइन 180 तो 0 ही होता है, तो x 0 आ रहा है, सही है। t इक्वल्स टू 0 पे x 0 पे था। फिर हम देखें तो एट t इक्वल्स टू t/4। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन इसके लिए है कि नहीं है चेक करने का कैसे करेंगे चेक? तो अगर t की जगह t/4 डालें तो माइनस ए आना चाहिए, तो डाल के देखते हैं। तो आप ध्यान से देखो x की वैल्यू देखें तो a साइन, ये ओमेगा है। अच्छा t की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2π/t। और टाइम पीरियड की जगह क्या लिख सकते हैं? t/4। तो यहाँ से t और t कैंसिल और प्लस पाई। अब ध्यान से देखो तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये होगा π/2।
π/2 प्लस पाई, तो आपको समझ में आ रहा होगा a साइन 3π/2 आ जाएगा, क्योंकि π/2 प्लस पाई 3π/2, और साइन 3π/2 मतलब साइन 270, और 270 का मतलब -1, तो माइनस साइन बाहर, तो x की वैल्यू आ गई -a, x की वैल्यू -a, देखो -a पे है वो, यानी ये इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर रही है। इसलिए हमने कहा था बच्चों कि अगर हमें पहले से पता नहीं है कि वो कहाँ से चल रहा है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो हमें उसके इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक जनरल इक्वेशन निकाली थी, x = a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। मैंने आपको बताया था कि ये फाई नॉट क्या है, ये इनिशियल फेज है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो t = 0 पे कहाँ से चला है और किस डायरेक्शन में चला है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक तरीके से चला था, वो मीन पोजीशन से ही चला था, लेकिन एक बार वो लेफ्ट चला, राइट चला, और एक बार वो लेफ्ट चला, तब भी इक्वेशन बदल गई, तब भी फाई नॉट की वैल्यू बदल गई। इसलिए डायरेक्शन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और t = 0 पे कहाँ से चला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन थी जो बहुत सारे SHM को, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को बताती थी। उसमें अगर फाई नॉट और a की वैल्यू अपन फिक्स कर देते थे तो वो एक SHM बन जाता था। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, ठीक। अब बेसिकली ये इक्वेशन में भी थोड़ी सी गड़बड़ है, और इसको जनरलाइज कर सकते हैं हम। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैं आपसे बोलूँ कि ये आपका मीन पोजीशन है बच्चों, और आपने एक SHM की इक्वेशन लिखी। आप इक्वेशन लिख रहे हैं x = 5 साइन ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि 5 साइन ओमेगा टी का मतलब क्या है कि SHM मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, और राइट की तरफ कितने एम्पलीट्यूड पे जाता है, +5, फिर वो वापस आता है और -5 पे जाता है ना। अब ये ऐसा +5 -5 के बीच में ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ये इक्वेशन बताता है। लेकिन आप याद रखें कि जब ये इक्वेशन आप कर रहे हैं तो मीन पोजीशन को ही आपने ओरिजिन माना था, आपको कहीं बोला नहीं गया। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट लिखा आपने 5 -5 या जो भी, ये तो आप मीन पोजीशन से ही मीज़र कर रहे हैं ना। तो मीन पोजीशन, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मीन पोजीशन से ही मीज़र किया जाता है, अगर कुछ ना कहा गया हो तो मीन पोजीशन को ही ओरिजिन माना है। तो ये इक्वेशन तब वैलिड है जब आपने मीन पोजीशन को क्या माना था बच्चों, ओरिजिन। लेकिन अगर सोचो कि मैं आपसे कहूँ कि इसका ओरिजिन ये है, ओरिजिन तो ये है, ओरिजिन तो ये वाली लाइन है, लेकिन एक पार्टिकल SHM कर रहा है, उसका मीन पोजीशन इधर है, मतलब मैंने अब अलग कर दिया है, ओरिजिन अलग कर दिया है, मीन पोजीशन अलग कर दिया है। पहले आपको कुछ नहीं बोला गया था तो मीन पोजीशन को ही आप क्या मान रहे थे, ओरिजिन। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ओरिजिन अलग है और इस मीन पोजीशन से, इस ओरिजिन से ये जो मीन पोजीशन है ये आपका मान लीजिए कि 3 यूनिट्स आगे, 3। तो आप ध्यान से देखो, अब यही SHM अगर इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये 5 यूनिट्स आगे जाता है। 5 यूनिट्स आगे जाएगा तो ओरिजिन से कितने आगे हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, तो ये 3 है ही, और यहाँ से उसको 5 जाना है, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, अब ये +8 तक जाता है, फिर वो वापस आता है। अब इसको -5 तक जाना है, अब -5 तक जाएगा तो -5 में से 3 तो ओरिजिन तक आने में ले लिया, तो ये -2 तक जाएगा और फिर वापस आएगा। ध्यान समझे आप। अब ये जो इक्वेशन है, अगर ओरिजिन मीन पोजीशन नहीं है, ओरिजिन अलग मान लिया हमने और मीन पोजीशन अलग जगह पे है, तो फिर इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे। ये जो मीन पोजीशन की पोजीशन है ओरिजिन से, ये 3 जो है आपका, इसको मान लो आपने बोल दिया x', इसको कितना बोल दिया बच्चों, x'। तो फिर इसकी इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, x' + a साइन ओमेगा टी, यानी कि क्या लिखेंगे, x = x' की वैल्यू 3 + 5 साइन ओमेगा टी, ऐसा लिखेंगे। अब ऐसा लिखेंगे तो आप ध्यान से देखो भाई, t = 0 पर ये पार्टिकल ओरिजिन से कितने आगे था, 3, तो t 0 पे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। जब t/4 रखोगे तो ये कहाँ है, +8 पे, तो यहाँ t/4 रखो तो ये 5 आएगा, 5 आएगा तो 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो सही बैठ रहा है। फिर उसके बाद वापस से जब 3t/2 डालोगे तो ये -5 आएगा,
डाल के देखना आप लोग। तो ये 3 - 5 -2 आ जाएगा, तो नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ जाएगा, है ना। यानी कि आप ऐसा समझे, ये जो इक्वेशंस आप लिख रहे थे, ये सब तब वैलिड है, आपको कहा नहीं गया, लेकिन आप ऐसे ही मान रहे थे कि ये सब मीन पोजीशन को ही ओरिजिन मान के किया गया था, मतलब मीन पोजीशन को ओरिजिन कंसीडर किया था, तब ये इक्वेशन वैलिड है। मतलब ये जो मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताई, दिस इक्वेशन इज वैलिड व्हेन मीन पोजीशन इज कंसीडर्ड एज ओरिजिन। ये तब वैलिड है जब मीन पोजीशन को ओरिजिन माना है आपने। लेकिन अगर मान लो मीन पोजीशन अलग जगह पर है और एक्सट्रीम ओरिजिन आपने अलग मान लिया, तो फिर ये इक्वेशन काम नहीं करेगी, ये गलत हो जाएगी। फिर उसी जगह अपन को ऐसी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यानी कि मोर जनरलाइज इक्वेशन क्या हुई एसएचएम की, मोर जनरलाइज इक्वेशन ऑफ एसएचएम, उसको जरा लिखते हैं अपन। तो उसकी मोर जनरलाइज इक्वेशन ऐसी होगी बच्चों, x इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस ए साइन ओमेगा टी, और इनिशियल फेज, क्योंकि अभी तो मीन पोजीशन से चालू किया था मैंने, t इक्वल्स टू 0 पे, वो भी राइट की तरफ, लेकिन कहीं से भी चालू हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, बस ओरिजिन को मीन पोजीशन से अलग करना पड़ेगा, इसलिए मैं इनिशियल फेज भी लिखूंगा फाई नॉट। तो ये ज़्यादा जनरल केस है किसका बच्चों, एसएचएम का। अब आपको ये पता है x जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, याद रखें, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और ये जो x डैश है ये क्या है इस जनरल इक्वेशन में, x डैश इज पोजीशन ऑफ मीन पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन। अब इसमें ओरिजिन और मीन पोजीशन अलग अलग है, इसलिए पोजीशन ऑफ मीन पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन। और ए क्या है बच्चों, ये आपको पता है, एम्पलीट्यूड। क्या चीज़, एम्पलीट्यूड। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो साइन के साथ पूरा एंगल होता है, ये पूरा एंगल इंक्लूडिंग फाई नॉट, ये पूरे एंगल को आप बोलते हैं फेज ऑफ एसएचएम। अभी हालांकि फेज की बात मैं आगे करने वाला हूँ, जब भी हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो फेज पे पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन जो साइन के साथ ब्रैकेट में जो भी चीज़ होती है उस पूरे एंगल को हम फेज बोलते हैं, है ना। तो याद रखेंगे फिजिक्स में, एसएचएम में साइन के साथ जो पूरा एंगल होता है वो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, उस पूरे को क्या बोला जाता है बच्चों, फेज बोला जाता है। और फाई नॉट क्या है, फाई नॉट आपको पता है, इनिशियल फेज। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि जनरल इक्वेशन जो हर टाइप की एसएचएम की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है वो ये वाली इक्वेशन है ना। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो आप इक्वेशन पढ़ रहे थे अभी तक, ये इक्वेशन 99% एसएचएम को कवर कर लेती है। मतलब आप जितने भी 99% जो सवाल करेंगे वो इसी पे आएंगे। कभी एक आध दो सवाल ऐसा हो जाएगा कि इस इक्वेशन में बेस्ड होगा, इसलिए ये इक्वेशन ज़्यादा पूछी तो नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। और ये इक्वेशन ही ज़्यादा यूज़ में आएगी, है ना। तो मैंने आपको दोनों इक्वेशन बता दी, तो मैंने आपको कंप्लीट इक्वेशन ऑफ एसएचएम का आइडिया दे दिया, है ना। तो इस तरीके से पूरे एसएचएम की इक्वेशन को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो आप स्क्रीन पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। तो हम अगली स्लाइड पे जाते हैं, आगे न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब देखो ये न्यूमेरिकल है, एक आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एसएचएम। आपसे पूछा गया है कि कौन सी इक्वेशन है जो आपकी एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम इसके सॉल्यूशन करते हैं भाई। आपको बताना है, आपको तो ये पता है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जो एसएचएम है उसकी जनरल इक्वेशन क्या हो, वो इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए ना, एक्स डैश प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में है, एक्स डैश 0 भी हो सकता है, तो ये बचेगा सिर्फ इस फॉर्मेट में है, तो अपन बोल देंगे कि वो एसएचएम की इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं 1 बाई 1। तो सबसे पहले आप देखें, है ना, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो वो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम 1 बाई 1 करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी इक्वेशन एसएचएम की है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, तो पहली इक्वेशन, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन,
इसमें x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा, इसमें कॉस आ गया और आप लोग बोलोगे सर हमें तो एसएचएम की इक्वेशन में साइन पता था, है ना, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो आपको पता है कॉस को आप साइन में लिख सकते हो। भाई कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। अच्छा, ये जब मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ तो कई बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि सर आपने ये क्यों नहीं लिखा, कॉस थीटा को तो ऐसे भी लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी है बच्चे। अगर हम प्लस पाई बाई 2 करेंगे तो ओमेगा टी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा कर देंगे तो ये जो थीटा जाएगा इसमें ओमेगा माइनस हो जाएगा। और ओमेगा को हम माइनस नहीं करते क्योंकि फ्रिक्वेंसी को थोड़ी ना बदल दोगे आप। एंगुलर फ्रिक्वेंसी का जैसे अगर वो पहले राइट जा रहा है फिर लेफ्ट आ रहा है फिर पीछे जा रहा है, तो आप पहले पीछे थोड़ी ना कर दोगे, तो नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, डायरेक्शन बदल जाएगा, है ना। इसलिए ओमेगा टी को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए थीटा प्लस में होना चाहिए। तो इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये हमेशा याद रखना। आप कहीं भी एसएचएम में आएगा तो ये याद रखना, ओमेगा टी को माइनस नहीं किया जाता, इसलिए ये इक्वेशन लिखना गलत है, पाई बाई 2 माइनस थीटा। हमेशा याद रखेंगे कॉस को जब कन्वर्ट करेंगे साइन में तो थीटा प्लस पाई बाई 2 वाला फॉर्मूला लगाना। अब इसमें लगा दो तो x की वैल्यू हो जाएगी क्या बच्चों, ए कॉस, कॉस को साइन में लिखना है तो थीटा पूरा ये होगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 प्लस थीटा प्लस पाई बाई 2। तो आप इस यहाँ पे लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6। अब आप ध्यान से देखो, ये एसएचएम की इक्वेशन दिख रही है जिसका x डैश 0 है और बिल्कुल वैसी बन रही है, और जिसका फाई क्या है 5 पाई बाई 6। तो इसका मतलब यस, इट इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो ये एसएचएम की इक्वेशन है, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड वाला सॉल्व करें। सेकंड वाला क्या है बच्चों, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका x इज इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। अब 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, याद करो ये तो वैसा ही है ना, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। इसका मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो बच्चों, r साइन थीटा प्लस फाई, है ना, याद करो। या फिर अपन यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई लिख देते हैं ना, ओमेगा थीटा की जगह ओमेगा टी है तो ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा लिख सकते हो आप, याद करो। अभी मैंने पिछले ही वीडियो मतलब स्लाइड में आपको बताया था। तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या होती है बच्चों, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा क्योंकि 9 प्लस 16 कितना होता है बच्चों 5, तो आप लिख लेंगे। और tan फाई क्या होता है बच्चों, tan फाई होता है b अपॉन ए, तो ये आपका b है ये आपका a है, तो हो जाएगा b अपॉन ए, मतलब 4/3। अब ध्यान से देखें 4/3 ये कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये 4 3 5 वाला एक स्पेशल टाइप का ट्राइंगल होता है ना, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। एक ऐसा स्पेशल टाइप का ट्राइंगल होता है जिसकी एक साइड 3 होती है एक साइड 4 होती है ना, और हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी बेटा 5 हो जाएगी, है ना। तो एक साइड 3 एक साइड 4 और एक साइड वो। अब tan फाई 4/3, तो 4 परपेंडिकुलर है और 3 बेस है, तो मतलब ये एंगल फाई। आपको पता है ना 4 को परपेंडिकुलर बनाना था और 3 को क्या बनाना है, बेस बनाना है, तो ये फाई एंगल लेंगे, समझ में आया। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ से tan फाई। अब एक बात याद रखेंगे आप, मैं आपको बता दूँ, ऐसा 3 4 वाला जो ट्राइंगल होता है, फिर से बना देता हूँ मैं समझाने के लिए, कि जैसे आपका यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5, तो याद रखेंगे इसका जो छोटा एंगल होता है वो 37 डिग्री होता है और बड़ा एंगल जो होता है वो 53 डिग्री होता है, ये हमेशा होता है। 3 4 5 वाले जो ट्राइंगल होता है उसमें एंगल फिक्स होते हैं। ये जो एंगल होता है छोटा वाला एंगल वो 37 डिग्री होता है, और ये जो एंगल होता है
वो आपका 53 डिग्री होता है ना। तो ऐसे याद रखेंगे। अब क्योंकि 4 को हमें बेस बनाना है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर आपका 4 हो गया और बेस आपका 3 हो गया, तो ये 53 आपका 5 हो गया। तो टेन 5 अगर 4/3 आ रहा है, इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी है बेटा? 53। तो हम यहाँ से बोल देंगे कि 5 की वैल्यू है 53। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? r की वैल्यू आ गई 5, r5 साइन ओमेगा t प्लस 53। अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है कि नहीं है बच्चों? ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है कि नहीं? हाँ, ये देखो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है जिसमें x डैश 0 है, तो यस इट इज़ इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना। ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी अपन ने प्रूफ कर दिया है ना, यानी सेकंड वाला भी इक्वेशन ऑफ एसएचएम। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला क्या है बच्चों आपका? x इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। आप कैसे करेंगे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को? कैसे करेंगे भाई? तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देखें। वैसे ये देखने पे लग नहीं रहा एसएचएम है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को पता चलेगा कि ये एसएचएम है कि नहीं है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप याद रखें सबसे पहले तो कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आपको रखना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना आप लोग, x इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई करो जरा, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और 2 का डिवाइड कर दो। भाई किसी भी इक्वेशन में जिस चीज़ का मल्टीप्लाई करें उसी चीज़ का डिवाइड कर दें तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अपन को पता है ना। अब अगर आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है 2 इंटू, तो हम x की वैल्यू लिख सकते हैं हाफ, 2 पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो थीटा की जगह ओमेगा टी है तो 2 ओमेगा टी, है ना बच्चों। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाफ को मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ प्लस हाफ कॉस 2 ओमेगा टी। अच्छा, कॉस को साइन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया है कभी भी साइन के लिए कन्वर्ट करें तो थीटा प्लस π/2 यूज़ करें, ये वाला यूज़ ना करें, तो वो अपन यूज़ कर लेते हैं। तो हाफ साइन थीटा प्लस π/2, थीटा की जगह 2 ओमेगा टी, है ना बच्चों। अब ध्यान से देखो, तो क्या ये इक्वेशन एसएचएम की इक्वेशन है? क्या ये मैच कर रहा है? यस, ये एसएचएम की इक्वेशन है। आप ऊपर देखें एक्स डैश, यहाँ पे एक्स डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/2, एम्पलीट्यूड कितना है? हाफ, और फाई कितना है? फाई नॉट। फाई नॉट की वैल्यू क्या है बच्चों? π/2, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि ये भी एसएचएम की इक्वेशन है। यस, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है एसएचएम को। पहली बार में देखने से नहीं लगता, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर वो एसएचएम की इक्वेशन आपको दिखाई देती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये थोड़े से पजल टाइप है। अगर आपको उस समय याद आ गया कि आपको कौन सा फॉर्म लगाना है तो आप सॉल्व कर पाओगे, और अगर याद नहीं रहेगा तो फिर सॉल्व नहीं हो पाते, है ना। इसलिए बड़ा ध्यान रखना है इन सवालों को सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाला पार्ट ध्यान से देखो तो क्या है बच्चों? x इज इक्वल्स टू 4 साइन ओमेगा t/2 कॉस ओमेगा t/2। अब इसको भी थोड़ा सा आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, 2 को बाहर ले लो और 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 4 होता है, ये तो आपको पता ही है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे अपन? 2 साइन अंदर ओमेगा t/2 कर लेते हैं, कॉस ओमेगा t/2 कर लेते हैं। अब आपको शायद अब फॉर्मूला याद होगा कि 2 साइन ए बी, 2 साइन ए कॉस बी, है ना। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, 2 साइन ए कॉस बी। हालांकि यहाँ पे तो ए है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा साइन 2 थीटा, अगर आपको पता हो तो।
साइन 2 थीटा होता है। यहाँ थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी बाई टू, ओमेगा टी बाई टू। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2, तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी बाई टू। तो 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, x इज इक्वल्स टू 2 साइन ओमेगा टी। और आपको अब समझ में आ रहा होगा, यस इट इज़ द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये तो सबसे सिंपल टाइप का एसएचएम है ना, इसकी इक्वेशन तो वैसे ही अपन को दिखाई दे रही है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट तो बहुत ही आसान है मेरे ख्याल से। आप अगर x देखें तो कितना लिखेंगे अपन, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा ये तो आपको याद होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो x इक्वल्स टू 1। अरे ये तो कोई भी इक्वेशन को एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है बेटा, x की वैल्यू हमेशा 1 ही है। तो हम बोलेंगे नो इट डज नॉट रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो मेरे ख्याल से आपको अब बात समझ में आई होगी कि ये एसएचएम की इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो आपने अभी इन सारे एग्जाम्पल से देखा कि कभी कभी एसएचएम की इक्वेशन को, मतलब कोई इक्वेशन आपको दिया जाए तो वो इक्वेशन ऑफ एसएचएम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि वो इक्वेशन एसएचएम की ना दिखे लेकिन हो ना। ऐसा देखो हमने बहुत सारे केसेस देखे जिसमें वो पहली बार में, पहली नज़र में इक्वेशन ऑफ एसएचएम नहीं लग रही थी, लेकिन सॉल्व करने पे वो बन गई है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए, फॉर्मूलेज अच्छे से पता होने चाहिए, तब आप बता पाओगे कि ये एक एसएचएम की क्वेश्चन है कि नहीं है। चलो अपन फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। अब हम देखें तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, आगे न्यूमेरिकल करते हैं। तो आपको एक एसएचएम की क्वेश्चन दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 4 पे देखें तो x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। अब आपसे ये बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या है, कब, जब वेलोसिटी मैक्सिमम बाई 2 होगी, तब आपको क्या बताना है, एसएचएम का इक्वेशन दिया है तब आपको x की वैल्यू बतानी है ना, वैल्यू ऑफ x निकालना है जब वेलोसिटी v मैक्स बाई 2 होगी। अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन है इसके करने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। तो पहला मेथड 1 है ना, सॉल्यूशन। अब 2 मेथड कैसे कैसे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। तो आपको x पता करना है और आपको v गिवन है। तो आपको याद होगा काइनेमेटिक्स में मैंने आपको बहुत सारे 6 रिलेशंस निकलवाए थे। उन 6 रिलेशंस में से एक रिलेशन था v और x के बीच में। उन 6 रिलेशन में बच्चों एक रिलेशन था v और x में, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो, है ना। तो उसकी बात करते हैं अपन। तो याद हो तो वो रिलेशन था एक्स वी रिलेशन या वी एक्स रिलेशन जो बोलो। तो वो रिलेशन कुछ ऐसा था, अगर आपको याद हो तो, कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर याद है तो, है ना। तो ये रिलेशन हमने बनाया हुआ था, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपका v, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनटू रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब आप यहाँ पे देखो तो v की वैल्यू क्या दी है, v की वैल्यू आपको गिवन है v मैक्स बाई 2। अगर आपको याद हो तो v मैक्स को हम लिख सकते हैं ए ओमेगा, है ना। मैं पहले बता चुका हूँ कि v मैक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ए ओमेगा, है ना। तो ये याद रखेंगे। तो v मैक्स की वैल्यू ए ओमेगा बाई 2 है। अब यहाँ v की वैल्यू डाल दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो ये ओमेगा स्क्वायर कैंसल। अब x की वैल्यू को यहाँ लाओ तो ये पॉजिटिव होगा और इसको उधर ले जाओ तो नेगेटिव होगा।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बचा था, ये इधर आओगे तो माइनस होगा, तो ए स्क्वायर बाई 4। और ध्यान से देखो तो 4 इधर होगा, एलसीएम वगैरह आप लेना जानते हो, सॉल्व करना जानते हो, तो 3 ए स्क्वायर बाई 4, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आ गई, इसका रूट ले लोगे तो √3/2 ए स्क्वायर रूट लेंगे अगर अपन, तो ये क्या आ जाएगा √3/2 ए। तो वी मैक्स बाई जब 2 है वेलोसिटी, तब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है बच्चों, √3/2 ए। ये याद रखना है हमेशा, मतलब ये आपसे एक्स पूछा वी दिया है तो एक्स भी रिलेशन यूज़ कर लो, सिंपल सा। नहीं तो कई बार बच्चे दूसरी मेथड अप्लाई कर लेते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। क्या करते हैं बच्चे, उनको पता रहता है कि एक्स की वैल्यू मेथड नंबर 2 है ना, तो एक्स का फंक्शन आपको दिया है ए साइन ओमेगा टी, तो बच्चे वी का फंक्शन निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, वो तो निकाल सकते हो, इसका डिफ्रेंशिएशन ही तो करना है तो कर दो। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है ना। अब वी को बोलते हैं वी मैक्स बाई 2 है, तो यहाँ पे वी मैक्स बाई 2 रख देते हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और वी मैक्स की वैल्यू रख देते हैं ए ओमेगा, ये तो आपको पता है, तो वी मैक्स की वैल्यू ए ओमेगा बाई 2 इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से ए ओमेगा कैंसिल बच्चों, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू आ जाती है 1/2। देखो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1/2, और कॉस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री होता है, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू 60 डिग्री। अब ओमेगा टी की वैल्यू आ गई, एक्स निकालना है, तो ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ डाल रख दो, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा की टी की वैल्यू 60, और साइन 60 होता है बच्चों √3/2, तो √3/2 इंटू ए। देखो फिर से यहाँ से भी आ गया। तो आपको जो अच्छा लगे मेथड आप अप्रोच कर सकते हो, डायरेक्ट रिलेशन दिया है तो उससे भी निकाल सकते हो, और नहीं तो आप 2 बार इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, उससे भी निकाल सकते हो। पहले v से एंगल निकालो, फिर एंगल की वैल्यू पुट करो, और फिर x निकालो, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं अपन। एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है कि 2 SHMs है आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। 2 SHM की इक्वेशन हो रही है। देखो y लिखने का मतलब क्या है, जब आप x लिखते हो x, तो x का मतलब होता है SHM x एक्सिस पे हो रहा है ना। SHM कहाँ हो रहा है, x एक्सिस। और y जब लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये मीन पोजीशन है, तो SHM y एक्सिस पे हो रहा है ना। तो आपको उससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। x मतलब x एक्सिस में SHM है, और y मतलब y एक्सिस। तो ये बोल रहा है कि 2 SHM में y एक्सिस पे हो रहे हैं। तो y1 आपको बताया गया, तो y1 क्या दिया है बेटा, tan sin π/4 12t + 1, और y2 आपको ये दिया है। आप दोनों इक्वेशन के, दोनों SHM की इक्वेशन को देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दियर एम्पलीट्यूड्स। तो इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद आपसे बोल रहा है कि व्हाट आर द टाइम पीरियड्स ऑफ 2 मोशन। तो आपको दोनों SHM के टाइम पीरियड्स भी आपको बताने हैं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालते हैं। तो हम y1 लिख लेते हैं पहले तो y1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं हम SHM की इक्वेशन में। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो मीन पोजीशन ही हमारा क्या है बच्चों, SHM है। मीन पोजीशन को ही हमने क्या माना, ओरिजिन। तो किसी भी जनरल जिसका मीन पोजीशन ओरिजिन की तरह है, उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, एक्स डैश तो 0 हो जाएगा ना बच्चों, प्लस फाई नॉट, है ना। मतलब इस फॉर्मेट में ले आओ। इस फॉर्मेट में लाते हो तो जो ए की जगह आएगा वो आपका एम्पलीट्यूड है, तो फिर उसका रेशियो निकालना पड़ेगा। फाइंड दियर रेशियो ऑफ दियर एम्पलीट्यूड्स। तो y1 को लाते हैं पहले तो y1 क्या है बच्चों, y1 है tan साइन। अच्छा, इसमें π/4 जो है वो बाहर है, इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, क्योंकि साइन के साथ कुछ नहीं होता, सब ब्रैकेट के अंदर होता है ना। तो π/4 को ही ब्रैकेट से ले जाओ। तो जब आप ले जाओगे तो ये आपको दिखाई देगा कि 12t इंटू π/4, π/4 अंदर गया, प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो π/4 आया, है ना।
उसके बाद ध्यान से देखो तो इसको कैसा लिख सकते हैं, 10 साइन, ये 4 और ये कट जाएगा तो ये 3 बचेगा, मतलब ये 3 पाई बच जाएगा, तो 3 पाई इंटू टी, है ना, प्लस पाई बाई 4। मेरे ख्याल समझ में आ रहा है, ये 4 और 12 कट गया तो 3 पाई इंटू टी बचा ना इधर। अब देखो ये वाला इस इक्वेशन में आ गया, मतलब y1 का जो एम्पलीट्यूड है a1 वो आ गया 10, y1 का एम्पलीट्यूड जो है a1 वो आ गया 10, तो ये सॉल्व हो गया। फिर हम a2 निकालते हैं, तो a2 कैसे निकालेंगे बच्चों, तो a2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y2 लिखना पड़ेगा। तो y2 क्या है, 5 साइन 3 पाई टी प्लस √3 कॉस 3 पाई टी। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो अंदर वाली इक्वेशन है ना, ये कुछ आपको याद हो वैसी दिख रही है, साइन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और उसको सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, याद है आपको, r साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ 3 पाई टी है ना, और प्लस 5, अगर याद है तो ऐसा आता था इक्वेशन, जहाँ पे r क्या होता था, √a², तो साइन का कोफिशिएंट a तो 1² प्लस कॉस का कोफिशिएंट √3 तो √3 का स्क्वायर b, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2। सॉल्व करोगे तो 1 + 3 कितना आएगा 4, √4 मतलब 2 बचा, तो r की वैल्यू मिल गई। अब 5 की वैल्यू कैसे निकालते थे, tan 5 b किसका कोफिशिएंट होता था, कॉस वाले का, तो √3 अपॉन a का कोफिशिएंट क्या होगा, a क्या है, साइन का कोफिशिएंट 1, तो tan 5 √3 हो गया। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, अगर tan 5 √3 है तो 5 की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा अगर √3 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको पता होगा भाई, कितना होता है बताइए, मतलब लिखिए, तो ये होता है आपका π/3, है ना, ये कितना होता है π/3 मतलब 60, तो tan 60 जो होता है वो आपका √3 की वैल्यू देता है ना, इसलिए यहाँ पे 5 π/3 आ जाएगा। उसके बाद आप ध्यान से देखें तो y2 क्या हो जाएगा, 5 इंटू आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 इंटू साइन 3 पाई टी प्लस 5, और 5 की वैल्यू π/3 आपने निकाल ली। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो y2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 10, तो 10 साइन 3 पाई टी प्लस π/3। देखो अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में आ गया, यस ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में आ चुका है भाई। तो a की जगह यहाँ पे क्या है 10, मतलब a2 दूसरे SHM का जो एम्पलीट्यूड है a2 वो भी आपका 10 ही है। तो अब आपको पहला आंसर सवाल देना था दोनों का रेशियो, मतलब a1:a2, तो a1 भी 10 है a2 भी 10 है, तो इसका रेशियो क्या आ गया 1:1, तो इसका आंसर है 1:1 रेशियो, सिंपल, या फिर 1 ही बोल दो सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये समझ में आया होगा। फिर एक चीज़ और पूछी थी कि टाइम पीरियड निकालना था हमें दोनों मोशन का। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे भाई, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको ध्यान से देखो, यहाँ पे ये ओमेगा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बच्चों 2 π/t, तो हम t को क्या लिख सकते हैं 2 π/ω टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो आप ध्यान से देखो तो 2 π/ω, ओमेगा आपको देखना पड़ेगा क्या है, तो जैसे हम पहले y1 के लिए टाइम पीरियड निकालते हैं t1, तो टाइम पीरियड ऑफ y1 क्या हो जाएगा, देखो ओमेगा की जगह यहाँ क्या है बेटा 3 पाई, ओमेगा की जगह देखो यहाँ पर क्या है बच्चों 3 पाई, तो हम क्या लिखेंगे 2 π/ω1, ओमेगा 1 है 3 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 सेकंड्स, तो टाइम पीरियड आ गया 2/3। वैसे ही हम किसको भी निकाल सकते हैं t2, तो t2 में आप ध्यान से देखो तो t2 में भी ओमेगा 3 पाई है, t1 में भी 3 पाई है, और सेकंड वाले इक्वेशन में भी 3 पाई है, तो 2 π/ω2, ω2 भी 3 पाई है, तो पाई कैंसिल, तो ये भी आ गया सेकंड्स, यानी t1 t2 दोनों का टाइम पीरियड भी कैसा है, दोनों SHM का इक्वल है, सेम है ना।
तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ एसएचएम बनाना बहुत ज़रूरी है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम अगर नहीं बनेगी आपसे बनाते तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस प्रकार के सवाल, है ना। इसलिए पहले मैंने आपको इक्वेशन ऑफ एसएचएम बनाना सिखाया, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस कराए मैंने आपको, है ना। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप लोग स्क्रीन पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे, है ना। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 6th क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तो 6th एग्जांपल क्या बोल रहा है कि पार्टिकल एक्सएचएम कर रहा है जिसका डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना। और ओमेगा की वैल्यू ये होती है 2π/t है, तो आपको पता ही है। और इफ़ द इनिशियल पोजीशन, मतलब इनिशियल का मतलब क्या है कि t इक्वल्स टू 0, टाइम जब 0 था तब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो था, वो पोजीशन जो था वो 1 सेंटीमीटर था। इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो पाई सेंटीमीटर पर सेकंड थी। आपको बताना है कि इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा और इनिशियल फेज एंगल क्या होगा, यानी फाई नॉट निकालना है और ए निकालना है ना। और आपको गिवन है कि ओमेगा किसके बराबर होता है बच्चों, ओमेगा दिया हुआ है पाई रेडियन पर सेकंड, है ना। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले आप ध्यान से देखें, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई कि इनिशियल पोजीशन था, है ना। तो आपको x की वैल्यू दी है, तो x की वैल्यू क्या दी है भाई, a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना। अब आप ध्यान से देखो तो आपको पहली कंडीशन ये दी है कि एट t इक्वल्स टू 0, जब समय 0 था तब आपका इनिशियल पोजीशन x की वैल्यू क्या है, x आपका 1 सेंटीमीटर है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करें जरा, तो x की जगह 1 पुट करें, बाकी ये a है cos ओमेगा इंटू टी, तो t की वैल्यू 0 प्लस फाई नॉट, है ना। तो आप ध्यान से देखो, तो 1 इज इक्वल्स टू a cos फाई नॉट, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं a cos फाई नॉट इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 भाई। ये इक्वेशन 1 हो गई ना, ये आपकी a cos फाई नॉट की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद आप वेलोसिटी निकालें, तो वेलोसिटी निकालते हैं कैसे, हमें पता है dx/dt, क्योंकि एक कंडीशन वेलोसिटी वाली दी है ना। तो dx/dt करेंगे तो cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस a, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में है तो t का जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस a ओमेगा cos का डिफरेंशिएशन साइन, तो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना। अब आपको पता है कि कंडीशन क्या दी है कि एट t इक्वल्स टू 0, जब समय t 0 था, शून्य था, तो जो आपकी वेलोसिटी है वो पाई सेंटीमीटर पर सेकंड है ना, मतलब पाई रख सकते हैं। और आपको गिवन डाटा में ओमेगा की वैल्यू भी पाई दी हुई है, पाई रेडियन पर सेकंड, है ना। तो आप यहाँ पे वेलोसिटी वाले में वो रखें वैल्यूज़, तो v की जगह रखें पाई माइनस a ओमेगा, तो ओमेगा की जगह रखें पाई, है ना। और यहाँ पे साइन ओमेगा टी की जगह क्या रखेंगे बच्चों, साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा इंटू 0 प्लस फाई नॉट, है ना। तो आप ध्यान से देखो, तो पाई और पाई कैंसल, तो यहाँ से आएगा a साइन फाई नॉट, तो a साइन फाई नॉट इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन में उधर ले जा रहा हूँ तो -1 लिख लेते हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई, है ना, इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करो, आपको एम्पलीट्यूड चाहिए, तो कैसे निकालोगे, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को देखें तो आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे लिखते हैं अपन कि 1 इक्वेशन का स्क्वायर प्लस सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर, दोनों इक्वेशंस के स्क्वायर को ऐड करें आप, तो इसके LHS का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई नॉट प्लस इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई नॉट इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है ना, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो ये अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं,
कि ये जो दोनों है आपका ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई नॉट प्लस कॉस स्क्वायर फाई नॉट, है ना, तो इक्वल्स टू 2। अब आप ये जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। तो आपका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, √2 सेंटीमीटर। तो बच्चों एम्पलीट्यूड आ गया अपना √2 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड तो हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, इनिशियल फेज एंगल, मतलब फाई नॉट निकालना है। फाई नॉट कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आप ऐसा लिख सकते हो कि सेकंड इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा ए साइन फाई नॉट अपॉन ए कॉस फाई नॉट इज इक्वल्स टू कितना बेटा, -1/1, है ना। तो -1/1 मिलेगा आपको। तो -1/1 में आप ध्यान से देखो तो यहाँ से आपका ए और ए कैंसिल हो जाएगा। तो साइन फाई नॉट अपॉन कॉस फाई नॉट, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, टेन फाई नॉट। टेन फाई नॉट इज इक्वल्स टू -1। तो आप मुझे अब बताओ कि टेन फाई नॉट -1, तो फाई नॉट की वैल्यू क्या होगी जब टेन फाई नॉट -1 है। अब मुझे पता नहीं है आपको पता है कि नहीं एंगल्स के बारे में, तो फाई नॉट की वैल्यू अब आप ये देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। टेन फाई नॉट अगर -1 है तो फाई नॉट की जो वैल्यू है वो 2 हो सकती है, या तो हो सकती है 3π/4 और क्या हो सकती है बेटा 7π/4। तो फाई नॉट की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, 3π/4 और 7π। अब आप लोग सोचेंगे सर ये 2 वैल्यू क्यों, एक ही वैल्यू आएगी ना। 2 वैल्यू बेटा इसलिए क्योंकि आपको वेलोसिटी दी है ना, वेलोसिटी पाई सेंटीमीटर, बट इसकी डायरेक्शन नहीं दी कि ये जो पार्टिकल है वो t = 0 पर राइट की तरफ गया है कि लेफ्ट की तरफ गया है, ये नहीं पता ना। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि जब इनिशियल फेज ये था तो राइट की तरफ गया था, अगर ये माने तो ये आंसर है, और अगर वो लेफ्ट की तरफ गया था तो ये आंसर है। इसलिए हम, क्योंकि हमें इस पे नहीं दिया गया है पक्के तौर पे नहीं कह सकते हम, इसलिए दोनों ही आंसर सही होंगे, 3π/4 और 7π/4, है ना। तो फाई नॉट की वैल्यू भी हमने निकाल ली, इसकी वैल्यू, यानी किसी एक फेज एंगल पे आना है तो आपको t = 0 पे कहाँ से चला था ये तो पता होना चाहिए था, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, राइट की तरफ की लेफ्ट की तरफ, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये जब तक पता नहीं होगा तब तक आप एक आंसर पे नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो कई बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि सर ये कैसे मैथ्स है, ये तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, जैसे जो बायो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स नहीं आती कि एंगल वेंगल कैसे निकालते हैं, और ये राइट के लेफ्ट में अगर दिया है तो कौन सा आंसर सही होगा ये कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्व करने का आसान तरीका बताऊंगा, है ना। तो उस तरीके को जब आप अप्लाई करेंगे तो आप देख लेंगे कि बहुत आसानी से आप इक्वेशन ऑफ SHM, फाई नॉट, ये सब बता पाएंगे, और किस डायरेक्शन में जा रहा है ये भी बता देंगे, है ना। तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, तो उसमें कोई मैथ्स नहीं लगानी पड़ेगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो ये आपका 6th एग्जाम्पल हो गया।